नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय रजौरिया और वीआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 1 साल से हमारे व्यूअर्स की दरख्वास्त थी, उनकी गुहार थी कि रिसर्च राइटिंग से संबंधित जितने भी बेसिक यानी बुनियादी सवाल होते हैं और जितने जटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, उन पर मैं बात करूँ। ये सवाल बहुत तरह के थे उनके कि रिसर्च राइटिंग आखिर होती क्या है? वो बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग लाइक बुक रिव्यू राइटिंग हो गई, एसे राइटिंग हो गई, आर्टिकल से कैसे अलग होता है? रिसर्च टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन में कैसे डिफरेंस बताएँ, रिसर्च क्वेश्चन तक कैसे आएँ? रिसर्च क्वेश्चन मिल गया तो साहब फिर उसके बाद हम रीडिंग कैसे करें, प्राइमरी डेटा कैसे इकट्ठा करें, आर्काइव्स यूज़ करें, सेकेंडरी डेटा क्या है। इसके बाद अगर पेपर ड्राफ्ट करना है तो एमएलए 9th एडिशन क्या होता है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे, साइटेशन का स्टाइल क्या है। तो ढेरों सवाल हैं, पब्लिशिंग के सवाल थे, पैसा दें, ना दें, किसको भेजें, कोई पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। हज़ारों किस्म के सवाल जो बड़े जायज़ सवाल हैं, वो सब वो चाह रहे थे कि मैं उनको जवाब दूँ। उन्हीं के जवाबों को देते हुए आज मैं ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आप जानते हैं सीरीज़ इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि आप देखिए रिसर्च राइटिंग एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, बहुत समय लेने वाला, पेशेंस और धैर्य का काम है। वो कोई मैगी बनाना नहीं है, कील ठोकना नहीं है कि साथ बस गए और बना लिया, 5 मिनट में बन गई। आपको मैं बताऊँ, रिसर्च अगर आप एक स्टैंडर्ड पेपर लिखना चाह रहे हैं जो कम से कम 6 से 7,000 शब्दों का होता है, उसमें भी अगर आपको कायदे का काम करना है, ये नहीं कि इधर से चिपका दिया, उसका चिपका दिया, चिपका-विपका के तो आप 1-2 दिन में भी लिख सकते हैं। पर अगर सच में आपको बढ़िया ईमानदारी से अच्छी रिसर्च कंट्रीब्यूशन करनी है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ नॉलेज, टुवर्ड्स टुवर्ड्स द एकेडेमिया, तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 से 3 महीने का समय लें। और रिसर्च राइटिंग के कई पहलू होते हैं, तो वो वैसे भी टाइम टेकिंग चीज़ है और वो समय भी लेती है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो में तो बात होगी नहीं सारी, तो एक सीरीज़ चलाई जाए। तो अब मेरे चैनल पे लगातार ओवर द टाइम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को, रिसर्च राइटिंग के हर एस्पेक्ट को समझाते हुए एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ 5 से 7 मिनट के आपको डिलीवर कर दूँ। आज उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। तो आज मैं कोशिश करूँगा हम बुनियादी सवालों से स्टार्ट कर सकें इस सीरीज़ की पहली वीडियो में। जहाँ तक रिसर्च राइटिंग से रिलेटेड ये सवाल हैं जो आपकी नींदें हराम कर रखे हैं या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह से बाधा बनते हैं, इनके जवाब में इस सीरीज़ से पहले मैंने अपने चैनल पे कुछ 7 से 8 शॉर्ट वीडियोज़ पिछले 1 साल में अपलोड किए थे। आपको जान के हैरत होगी, वो शॉर्ट्स 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक देख चुके हैं और लगातार हर दिन देखते रहते हैं। उन शॉर्ट्स के अंदर मैंने रिसर्च राइटिंग के प्रोसेस के कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स पे बात की थी। खास तौर पर उसमें बात चल रही थी कि जब पिछले साल मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं, वो काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल्स जैसे आप देखेंगे न्यूज़ इंडिया में छपे, डाक पे छपे, अकेडमिया पे मेरी रिसर्च अवेलेबल है, रिसर्च गेट पर है, गूगल स्कॉलर पर भी आप जाकर मेरी रिसर्च चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पेज ऑफिशियल गूगल ने ही क्रिएट किया हुआ है, तो वो ऑफिशियल अकाउंट है मेरे एकेडमिक्स का। आप मेरी अकेडमिया, मेरे एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद जामिया के जर्नल्स में भी मेरा काम छपा, जामिया रिव्यू पर था, जामिया का ईएलए जर्नल जो इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन है, उन सब में काम छपा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे क्वेश्चंस तभी आने लगे थे क्योंकि मैंने अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में वीडियोस बनाई थी कि मेरी पब्लिश हो चुकी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप अब भी चाहते हैं मेरी रिसर्च पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एकेडमिया वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर मैं फ्रीली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ अपने पेपर्स का, जो जहाँ पर भी छपे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर रखा है मैंने अपनी एकेडमिया वेबसाइट पर, जो कि फ्री एक्सेस है, आप फ्रीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एनोटेट करिए, प्रिंट विंट निकाल लीजिए। इसी के सिलसिले में मैंने वीडियोस बनाई थी, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, क्यूरियोसिटी जगी उनकी कि आप हमें समझाइए कैसे हम पब्लिश करें। अच्छा, ये सब भी उनको पता भी नहीं था कि ये सारे जर्नल्स, और इन सब जर्नल में आपको बता दूं जितने भी मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं नाम, इन सब में फ्री में पब्लिश होता है। आपको एक धैला देने की जरूरत नहीं है, आपकी काम की वैल्यू है यहाँ पर, और आपको एक एडिटर तक असाइन होता है जो आपको प्रॉपरली सिखाते हैं कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग क्या होता है। तो उसी सिलसिले में वीडियो बनी थी, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसके बाद ही मुझे लगा कि क्यों ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप पूरा प्रोसेस समझाइए। तो इस बार की वीडियो के अंदर आप देखेंगे रिसर्च के 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं पूरा रिसर्च राइटिंग का जो प्रोसेस है, आइडिएशन से लेकर पब्लिकेशन तक, और वो 3 पार्ट है। पहला है रिसर्च, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है पब्लिकेशन। मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स पे अब सोच रहा हूँ डिटेल्ड, वही जो मैंने बोला सीरीज चलाऊं, हर एक एस्पेक्ट के हर एक कॉमन सब सेक्शंस पे छोटे-छोटे पार्ट्स को उनको बाँट के हर एक पर एक 5 से 7 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। जहाँ तक पिछले शॉर्ट्स की बात है, अगर आपने अपने नहीं देखी तो मैंने उसको एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप बिंज वॉच कर सकें, इकट्ठे देख सकें। उस प्लेलिस्ट का जो रिसर्च राइटिंग से रिलेटेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इस सीरीज की आने वाली वीडियोस मिस ना करने के लिए, आप लोग जानते हैं यार, यू नो द ड्रिल, यू आर वेरी स्मार्ट, आई कैन ट्रस्ट यू ऑन दैट। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे जैसे अपडेट वीडियो आती रहे, ना सिर्फ रिसर्च पर बल्कि साहित्य, रिसर्च, एकेडमिया, हिस्ट्री, फिलोसफी, इन सब से रिलेटेड वीडियोस पर, एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, आप देखेंगे मैं बात करूंगा। रिसर्च राइटिंग यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट का पेपर में हिस्सा होता है, जीटी के पेपर में आते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स, जामिया के एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ पे बात होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को झटपट से और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये सारी बातें हो गई हैं दोस्तों, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि रिसर्च राइटिंग क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई यू शुड लर्न व्हाट इज रिसर्च राइटिंग, और क्यों एक बहुत एसेंशियल स्किल है आज की दुनिया में
चाहे आप एकेडमिया में हो या ना हो, आप एक एम्प्लॉय भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, रिसर्च राइटिंग एक एब्सोल्युटली एसेंशियल की स्किल है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगी और यू बिकम एन एसेट टू द टीम और योर ओन बिजनेस. So let's just not waste any more time and straight away come to the concepts of what is research writing. तो दोस्तों, रिसर्च राइटिंग पर आज बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि देखिए, रिसर्च के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको टिप्स देने वाला हूँ, उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस का ज़्यादा रोल है, ना कि टेक्निकल मोटी गहरी थ्योरेटिकल किताबों का. क्योंकि मैं निजी तौर पर पूरी तरह से मानता हूँ कि रिसर्च एक बहुत प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी जिंदगी को जीने वाली स्किल है. जब आप करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, रादर देन आप बैठ के रहे. ऐसे हज़ारों किताबें आप पढ़ लेंगे कि रिसर्च कैसे करें, देर हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट, लेकिन जब आप एक्चुअली में रिसर्च करते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी लाइफ स्किल्स ज़्यादा चेक होती हैं, ना कि आपकी थ्योरेटिकल समझ. तो बहुत ज़रूरी, और यही मेरी वीडियोस को अलग बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है रिसर्च लिखते हुए, कॉन्टिन्यूसली रिसर्च किए जा रहा हूँ, 5 साल की मेरी एकेडमिक जो जर्नी रही, उसमें जो मैंने रिसर्च किया अपने बीए से, उन प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल टिप्स से आपको समझाऊंगा. क्योंकि आप देखिए, इवेंचुअली इट्स अबाउट द परफेक्ट रिजल्ट्स मैटर, नॉट द परफेक्ट प्रोसेस. तो बहुत सारे नए नए तरीके मैं आपको सिखाऊंगा जो बहुत स्टैंडर्ड एक लकीर के फकीर बने हुए रहने में काम नहीं आएगा. और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, रिसर्च को मैं अपने हिसाब से, रिसर्च राइटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जो आइडिएशन से स्टार्ट होता है, जिसको आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, दिस इज आइडिएशन, कि आपके पास एक आइडिया आया कि इस पे रिसर्च करेंगे, टू पब्लिशिंग, जिसको आप कह सकते हैं ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड, ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड, जब आप उसको पब्लिक डोमेन में, आप वर्ल्ड की जगह पे पब्लिक डोमेन में अपनी रिसर्च निकालते हैं कि देखिए मैंने ये रिसर्च की थी और अब मैं दुनिया के साथ उसके रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ. इस पूरे प्रोसेस में, आइडिएशन से लेके पब्लिशिंग तक, उसको पब्लिक डोमेन में लाने तक, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ. तो आप देखिए, रिसर्च राइटिंग जो पूरा प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में है. अब ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी आप रैंडमली स्किप नहीं कर सकते. पहले रिसर्च होगी, फिर राइटिंग होगी और फिर पब्लिशिंग का प्रोसेस आएगा. तीनों के रूल्स भी बहुत अलग होते हैं, तीनों को अलग अलग टाइम पर आपको करना पड़ेगा. और आप देखिए, ये ऐसी भी चीज़ है कि अगर आपने रिसर्च सही नहीं किया, यानी पिछले वाला प्रोसेस अगर ठीक नहीं किया होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस में घालमेल होना ही है. नेक्स्ट वाले प्रोसेस के अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और वो बात बनेगी भी नहीं. यानी मान लीजिए, अगर आपने रिसर्च कायदे से, ईमानदारी से, मेहनत से 1 डेढ़ महीना लगाकर सच में पढ़ी नहीं है, तो आपकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली. उसमें लूप होल्स ही लूप होल्स आने लगेंगे. आप रिसर्च के अंदर साहब चैट जीपीटी से लिख रहे हैं पूरा, इससे चुरा लिया, उसका ले लिया, उसको अपने नाम से पैराफ्रेज करके लिख दिया, उसको साइटेशंस नहीं दी. बेसिकली आप प्लेजरिज्म का तरीका यूज कर रहे हैं कि खुद मेहनत नहीं करना चाहते, एग्जिस्टिंग रिसर्च को ही तोड़ मरोड़ करके आपको लिख रहा है, क्या ही पता चलेगा किसी को, मेरा आइडिया हो जाएगा. ये सब आप जिसको कह सकते हैं अनप्रोफेशनल तरीके से रिसर्च मत करिए. अगर आपकी रिसर्च बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी, बहुत सच में आपने पढ़ाई की होगी, तो डेफिनेट सी बात है, आपको ड्राफ्ट करने में, राइटिंग का मतलब है ड्राफ्टिंग द पेपर. जब आप अपना पेपर ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग द पेपर, जो कि आप देखेंगे एमएलए 9th एडिशन के हिसाब से होता है, फॉर्मेटिंग का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका लिटरेचर में और लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में चलता है. वो ड्राफ्टिंग ऑफ द पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी रिसर्च बढ़िया रहेगी. रिसर्च का मतलब है यहाँ आपके जो नोट्स रहे होंगे, जो आप अकेडमिक अपना जर्नल है, जिसको आप रिसर्च जर्नल कह सकते हैं, जब अकेडमिक जर्नल मेंटेन करेंगे, अगर वो बहुत बढ़िया रहा होगा, एकदम अप टू द पॉइंट है, सारी साइटेशंस, पब्लिशर्स नेम, जो मैं आपको सब सिखाऊंगा इत्मीनान से ओवर द टाइम. अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो, फर्स्ट वीडियो में, कि रिसर्च अगर बढ़िया होगी, आपके नोट्स अप टू डेट रहे होंगे, तो आपको लिखने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी. आप आराम से 2 से 3 ड्राफ्ट में अपना पेपर ड्राफ्ट कर लेंगे, एक अच्छा फॉर्म उसमें आ जाएगा. अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है, इसीलिए आपकी पब्लिशिंग भी बढ़िया होगी, आपको छपवाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने राइटिंग में घालमेल कर दिया, ड्राफ्ट सही से नहीं किया, आर्ग्यूमेंट ढंग से फ्लो नहीं कर रहे, सर्कुलर आर्ग्यूमेंटेशन हो रही है, लीनियर आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, सब सेक्शन सही से नहीं बने हैं, खामा खा का डेटा बहुत है, डाइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, खामा मतलब दुनिया जहान की बातें कर रखी है पर काम की बात नहीं हो रही है, तो आपकी पब्लिशिंग में बहुत एरर होगा. और यही होता है कि पहली बार जब आपने सबमिट किया, वो फर्स्ट स्टेप में ही रिजेक्ट हो जाएगा, कोई रिव्यू ही नहीं करेगा, अच्छे जर्नल्स आपका काम छप पाएंगे नहीं. और नहीं छप पाएंगे तो या तो फिर आपको सेल्फ पब्लिश ही करना पड़ेगा, या आपको पैसा देके छपवाना पड़ेगा. उससे भी कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि अगर रिसर्च में दम नहीं है तो वो छप भी जाएगी तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई उसको आगे साइट नहीं करेगा, कोई उस डेटा को यूज नहीं करेगा. तो आपको याद रखना है, रिसर्च राइटिंग के अंदर एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है. काम बढ़िया होगा तो लोग पढ़ेंगे, चलेगा और लोग यूज करेंगे. काम आपने चालू टाइप का सस्ता माल लगा रखा होगा अपने काम में, इधर उधर की बातें डाल रखी हैं, आपका अपना कोई ओरिजिनल इनसाइट्स नहीं है, तो काम बनेगा नहीं. इसलिए शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, रिसर्च राइटिंग बहुत ही जेन्युइन, डेडिकेशन, पेशेंस, धैर्य का और ओरिजिनलिटी का, ईमानदारी से, ऑनेस्टी, इसको कह सकते हैं आप, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का काम है. वो याद रखिए, बेहद जरूरी है. आप अकेडमिया में आ रहे हो, उसमें भी आपको चालू काम करना है, तो फिर आई क्यों रे भाई, कुछ और कर लो जिंदगी में. तो ये 3 प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं, रिसर्च पहले करनी है, राइटिंग करनी है और पब्लिशिंग. जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं मानता हूँ सबसे टफ पार्ट इसमें रिसर्च का ही है और सबसे टाइम टेकिंग भी वही है.
जहाँ तक लिखने और पब्लिशिंग की बात है उसमें ज़्यादा तनाव नहीं है, उसमें आपके कंट्रोल में कम चीज़ होती है, सामने वाले के कंट्रोल में ज़्यादा होती है। इनकी अपने रूल्स होते हैं, अपनी बॉल गेम, दैट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट मेन काम है रिसर्च, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। यानी अगर आप रिसर्च राइटिंग को, अगर मान लीजिए 3 महीनों का काम है, 3 मंथ्स, और वो भी मैं एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर कह रहा हूँ, कोई डेजर्टेशन या थीसिस की बात नहीं कर रहा जो सालों लेते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर की बात है, जो आप देखते हैं आम तौर पे जितने भी जर्नल्स होते हैं, वो 6 to 7,000 वर्ड्स का लिखवाते हैं। तो 6 से 7,000 अगर 3 महीने हैं, मैं कहूँगा इसमें से जो 2 मंथ्स होंगे आपके, वो 2 मंथ्स असल में रिसर्च के ही हैं, जिसमें आप इत्मीनान से पहले रिसर्च टॉपिक सोचते हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, नोट मेकिंग है, वो सारा आने वाली वीडियोस में सब कुछ एक-एक स्टेप से समझाऊँगा। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम यही है, लेकिन सबसे मज़ेदार काम भी यही है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पहले इस पर करना है कि मैं रिसर्च ईमानदारी से करूँ, रिसर्च अच्छे से करूँ, जितना पढ़ा जा सकता है आराम से, कोई जल्दबाजी मत करिए। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे सवाल पूछते हैं रिसर्च के, पर्सनली भी पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं। उनको ना रिसर्च करने में इंटरेस्ट कम है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बस मेरा नाम छप जाए, मेरे नाम से भी एक पेपर में आ जाए, मैं भी राइटरों की जमात में आ जाऊँ, मेरा भी साइटेशन हो जाए, मेरे भी सीवी में ऐड हो जाए। आप इस लालच में मत करिए, क्योंकि फिर आप जल्दबाजी में घटिया सेकंड रेट टाइप का काम करेंगे, जो अगर आ भी गया तो किसी काम का नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ लोगों को इसका रहता है कि नहीं, बस लिख लें जल्द से जल्द, जल्दी से जल्द लिख लें, अरे यार वो लोग तो इतना लिख चुके हैं, मैं कब लिखूंगी, मेरा कब होगा। अगेन, अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपको बस चाहिए कि मेरा नाम आ जाए, यू आर डूइंग रिसर्च फॉर द सेक ऑफ डूइंग रिसर्च रादर देन नॉट डू इट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोगों को आज के जल्दी इन दो प्रोसेस की रहती है, वो इस पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। इन दोनों की जल्दी में, खास तौर पे इसकी जल्दी में कि बस मेरा नाम आ जाए, ये ढंग का काम नहीं करते, ना वो ढंग से ड्राफ्ट करते अपना पेपर, ना वो ढंग से रिसर्च करते। और अगर इनमें बेईमानी की, जैसा मैंने भी कहा था, तो इसमें बेईमानी होने लगेगी और तभी आपका काम नहीं छपेगा। तभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसा देके छपा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई ढंग का रिसर्च पेपर उनका काम नहीं छापेगा। ढंग का रिसर्च पेपर जब काम छापेगा, जब आपने यहाँ अच्छे से मेहनत की होगी। इसलिए मेहनत करिए कि रिसर्च अच्छा टॉपिक हो, रेलेवेंट टॉपिक हो, जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा। टॉपिक कैसे चुने, क्या क्या डेटा है, आपको एकदम एग्जाम्पल से अपने सैम्पल रिसर्च पेपर, जो मेरे पब्लिश रिसर्च पेपर और अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं, उनके थ्रू ही मैं आपको इस सीरीज में समझाऊंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च राइटिंग के अंदर ये 3 प्रोसेस कैसे काम करते हैं और कैसे जुड़े हुए हैं। इन्हीं 3 प्रोसेस को मैंने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है इन 10 स्टेप्स में। पूरे 1 से लेकर 10 तक जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं, अगेन ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से, कोई स्टैंडर्ड ऐसा है नहीं तरीका। दो स्टैंडर्ड तरीके भी काफ़ी हद तक यही फॉलो करते हैं और उनका भी तरीका यही रहता है, पर मैंने उसको अपने हिसाब से और बांट दिया है। तो वो 10 जो स्टेप्स हैं, इन सारे 10 के 10 स्टेप्स में कम से कम 14 से 15 वीडियो सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टेप्स काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ स्टेप में थोड़ी 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेंगी। पर ये 10 स्टेप्स हैं जो शुरुआत आइडिएशन से लेकर पब्लिकेशन तक आपकी मदद करेंगे। मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको याद होगा, मैंने 8 प्रोसेसेस बताए थे। 2 अब वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 प्रोसेस और जोड़े हैं, जो मुझे लगता है और ज़्यादा बेहतर आपको समझने में, नुआंसेस को डिटेल में समझने में मदद करेंगे। आइए अब देखते हैं क्या है ये 10 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे, रिसर्च टॉपिक होता है। अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स पे 10 पर मैं बता रहा हूँ, डिटेल में बात होती रहेगी चैनल पे। पहला जो स्टेप है वो है रिसर्च टॉपिक तय करना, जो आपका रिसर्च एरिया आप जिसको कह सकते हो, तो टॉपिक स्लैश में एरिया लिख देता हूँ कि इस फील्ड पर आपको काम करना है। वो कोई भी ब्रॉड एरिया हो सकता है जिसकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसर्च राइटिंग आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है, जिस पर मैं आने वाली वीडियोस में बात अभी करूंगा डिटेल में। फर्स्ट या सेकंड आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, आप देखेंगे सेकंड वीडियो में इसी पे बात होगी। पर रिसर्च एरिया टॉपिक आपको तय करना है कि अपने सब्जेक्ट के अंदर किस एरिया पे आपको काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, तो आप पोस्ट कॉलोनिज्म पे शायद काम करना चाहते हैं, आप चिल्ड्रंस लिटरेचर पे शायद काम करना चाहें, आप पोस्ट मॉडर्निज्म पे काम करना चाहे, मॉडर्निज्म पे काम करना चाहे, रेनेसां पे काम करना चाहे, इंडियन राइटिंग पे काम करना चाहे, उर्दू साहित्य पे काम करना चाहे, तो वो आपका रिसर्च एरिया हो जाएगा। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा स्टेप होता है, ये सारे स्टेप आप देखिए जुड़े हुए हैं, ये रिसर्च टॉपिक से लेकर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई आप स्किप नहीं कर सकते, आपको एक के बाद ही दूसरे पे मूव करना पड़ेगा। रिसर्च टॉपिक के बाद सेकंड होता है जनरल रीडिंग, यानी उसी एरिया में आप थोड़ा पढ़ने लगते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट रिसर्चेज हैं, खासतौर पर जो रेलेवेंट रिसर्च अभी चल रही है, उस टॉपिक के क्या सवाल है जिससे बाकी लोग जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है। मान लीजिए चिल्ड्रंस लिटरेचर पे अभी फिलहाल क्या काम चल रहा है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे क्या रिसर्च चल रही है, तो ये होती है जनरल रीडिंग, उस एरिया के अंदर आप थोड़ा पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप होता है रिसर्च टॉपिक। लिख दिए इसको, टॉपिक की जगह पर हम लिखेंगे रिसर्च क्वेश्चन, ये एक एरर हो गया था, लेट्स जस्ट करेक्ट दैट। तो रिसर्च क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका थर्ड स्टेप हो गया है, मेरे हिसाब से उसकी रिसर्च खत्म हो गई है, उसके लिए संतुष्टि है, वो इत्मीनान से अब काम कर सकता है। और वो है बेसिकली रिसर्च टॉपिक से रिसर्च क्वेश्चन तक आने की समस्या। इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं, सबसे बड़ा गड्ढा यही है।
तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है, वो बेसिकली वो स्पेसिफिक वन क्वेश्चन उस रिसर्च एरिया में जिस पर आप काम करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए रिसर्च एरिया मैंने चुना है विमेन एंड एजुकेशन की, एजुकेशन की फील्ड में विमेन की क्या समस्या है, क्या पोजीशन है। ये मेरा ब्रॉड टॉपिक है, आप देखेंगे इसमें बहुत तरह के सवाल हैं, हज़ारों किस्म की चीज़ें जो पूछी जा सकती है कि विमेन का एनरोलमेंट रेट कितना है, क्या मार्क्स आते हैं, बॉयज़ के कंपैरेटिवली क्या है, अलग-अलग स्टेट्स में क्या है, हज़ारों किस्म के सवाल हैं। मैं सारे सवालों पे काम नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, इतना डेटा भी नहीं है, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी पर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो रिसर्च एरिया से मुझे आना किस पर है, रिसर्च क्वेश्चन पे, यानी एक वो सवाल इस फील्ड के हज़ारों सवालों में से बेसिकली वो एक सवाल जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मेरा रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा कि इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में अगर आप देखेंगे व्हाई डू वुमेन एनरोल इन मोर इन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये मेरा स्पेसिफिक सवाल है। ये आप देखेंगे भी इंग्लिश साहित्य के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं, बीए में हो, एमए में हो, आप देखेंगे 40 बच्चों की क्लास के अंदर कम से कम 30 से अबव लड़कियां होती हैं, लड़के बहुत कम होते हैं। अगर रेशो आप ले तो जैसे मान लीजिए 10 लड़कियों पर 2 लड़के होंगे। तो ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ लाइक कि ह्यूमैनिटीज ज्यादा क्यों चुनती हैं लड़कियां, या फिर आप कह सकते हैं व्हाई आर बॉयज नॉट चूजिंग ह्यूमैनिटीज। जो आप देखते हैं डिवाइड चलता है, इंजीनियरिंग में बॉयज ज्यादा होते हैं, मेडिकल में, ये वही सवाल है पर मैं लिटरेचर में पूछ रहा हूँ वो सवाल। तो रिसर्च क्वेश्चन पर आपको आना होता है। इसी रिसर्च, यही रिसर्च क्वेश्चन है जो आगे की पूरी रिसर्च आपकी तय करेगी, इसलिए ये सबसे डिसाइसिव स्टेप है। सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी पे बिताना चाहिए कि आप समझ लें कि मेरा सवाल क्या है, किस सवाल का जवाब ढूंढना ही मेरी रिसर्च है। बेसिकली जो पूरी रिसर्च है वो इसी का आंसर ढूंढना है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद होता है डेटा कलेक्शन, आप ढूंढने लगते हैं। डेटा कलेक्शन में 2 स्टेप होते हैं, एक होती है प्राइमरी रीडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी रीडिंग। इस पे इत्मीनान से बात करेंगे। डेटा कलेक्ट आप करते हैं, सारी रिसर्च करते हैं, ये सबसे टाइम टेकिंग, सबसे पेशेंस मांगने वाला काम यही है, डेटा कलेक्शन। इसके बाद 5th स्टेप होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो डेटा आपको मिला है वो बहुत ज्यादा होता है, आप सारे डेटा को यूज नहीं कर सकते क्योंकि बतेरी किस्म की बातें आप पढ़ते हैं, आपको सिर्फ वो डेटा यूज करना पड़ता है जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन के रेलेवेंट हो, इसीलिए इसको कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। छठा स्टेप है ड्राफ्टिंग द पेपर। अब आप देखेंगे 1 से लेके 5th स्टेप तक रिसर्च, जो मैंने बोला था ना रिसर्च का जो आपका काम है, आप देखें 10 में से आधे स्टेप रिसर्च में ही है, तभी मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला होता है। 6th स्टेप से आप देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द कहानी शुरू हो रहा है विच इज राइटिंग। अब आप अपना पेपर ड्राफ्ट करते हैं, यानी रिसर्च अब पूरी हो गई है, अब आप उसको एक ऐसे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं कि अब लोग बाकी भी समझ सकें। बेसिकली अब दुनिया को अब अपनी रिसर्च बताना चाहते हैं कि सी ये मेरा आंसर है, ये मेरा सोल्यूशन है, यहाँ तक आपने जो प्रॉब्लम ढूंढी थी 3rd स्टेप में उसका सोल्यूशन आ गया आपके पास। अब वो सोल्यूशन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब मतलब अब दूसरे लोगों को और दुनिया, दूसरी दुनिया कह रहा हूँ, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके, खासतौर पे दूसरे रिसर्चर्स, ये बताने के लिए कि एक अगर ऐसा सवाल किसी और के मन में भी आ रहा है तो वो अपनी मेहनत बंद करे, कुछ और करे जिंदगी में, इसका आंसर आप ढूंढ चुके, ताकि इंसानियत का समय बचे, इंसानियत कुछ और सवालों के जवाब ढूंढे जो ज्यादा रेलेवेंट है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अपना रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करें। दूसरा ड्राफ्ट ऐसे करना है दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो ड्राफ्टिंग द पेपर होता है। ड्राफ्टिंग द पेपर के अंदर आप देखेंगे एक होता है जिसको हम कहते हैं जैम राइटिंग। जितना भी आपने लिखा है नोट्स, उनको आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप कर लेते हैं, जो आप देखेंगे आमतौर पे 10 से 11 हज़ार का आता है जब आप पहली ड्राफ्ट करते हैं, और ये ड्राफ्ट कम से कम 4 से 5 ड्राफ्ट होंगी आपकी। सीधी सी बात है, पहली ड्राफ्ट में एकदम एग्जैक्ट वही ताजमहल तो आपको खड़ा करना नहीं है पहले ड्राफ्ट में, तो आराम से आप लिखिए, 4 से 5 बार में आप लिखते हैं, एडिट करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा ड्राफ्टिंग के साथ साथ यहाँ पे आप एडिटिंग भी लिख लीजिए, आप एडिट भी करते जाएंगे साथ साथ। पहली ड्राफ्ट जितनी ड्राफ्ट बनती है उतनी बार एडिट हो रहा है। इसके बाद होता है फॉर्मेटिंग द पेपर। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, आप देखें एकेडमिक्स में एक फॉर्मेट चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, साइंसेस का होता है, ह्यूमैनिटीज का। ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स में जो फॉर्मेट चलता है उसको कहते हैं एमएलए 9th एडिशन, जो कि एक तरीका की फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, साइटेशन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें मेंशन करनी है किताबों में, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा एमएलए 9th एडिशन। पर वो आप देख रहे हैं 7th स्टेप में आकर आता है। कई लोगों को लगता है रिसर्च का मतलब सिर्फ एमएलए है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है, रिसर्च उससे पहले करनी होती है। 8th स्टेप है सबमिशन गाइडलाइंस, जिसके अंदर हम देखेंगे 8th 9th जो स्टेप है इंक्लूडिंग द 10th, ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये पब्लिशिंग से जुड़े हुए हैं। सबमिशन गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, आप जैसे मर्जी अपना पेपर फॉर्मेट करें, लेकिन जब आप पब्लिश करना चाहते हैं किसी जर्नल में, तो हर जर्नल की वेबसाइट पर उसकी अपनी सबमिशन गाइडलाइंस होती है। यानी वो चाह रहा है कि आप उनके तरीके से कुछ चेंज करके अपना पेपर दीजिए, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इस फॉर्मेट में नहीं, ऐसे दे दीजिए, साइटेशन ऐसे नहीं वैसे दे दीजिए। एक बुनियादी एग्जाम्पल है, कुछ देखेंगे जर्नल्स है जो चाहेंगे आपको कि आप सिर्फ वर्क साइटेड दे, बिब्लियोग्राफी ना दे, इन दोनों में ही फर्क होता है, मैं आपको समझाऊंगा। पर सबमिशन गाइडलाइंस का मतलब है वो स्पेसिफिक जर्नल किस मिजाज का है, किस मूड का है, किस तरह से चाह रहा है कि आप अपना पेपर आपने जैसा स्टैंडर्ड में लिखा। देखिए फॉर्मेटिंग ऑफ पेपर एमएलए 9th एडिशन असल में एक स्टैंडर्ड वे है जो मैक्सिमम जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ जर्नल्स क्या होता है, कुछ वर्ड लिमिट लगा देंगे, वो बोलेंगे नहीं साहब हम तो 6000 से एक शब्द ज्यादा नहीं लेंगे,
हमें एब्स्ट्रैक्ट भी देना होगा, हमें आपको कीवर्ड्स भी देना होगा, आप अपना डेटा भेजिए, बायो होती है, फोटो होती है, ये सबकी अपनी अपनी होती है। तो उस हिसाब से आप अपना पेपर लिखने के बाद थोड़ा बहुत उसकी पैकिंग चेंज कर दीजिए, भेज दीजिए उनके हिसाब से। तो 8th ये होता है। मैं बात करूंगा क्या क्या पॉपुलर जर्नल्स के जो चल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं उनके हिसाब से। जब ये सबमिशन गाइडलाइंस हो जाती है, फिर आप पब्लिश करने के लिए भेजते हैं। पब्लिशिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा टीडियस होता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं जो इत्मीनान से बात करेंगे कई वीडियोज़ में। लास्ट पार्ट होता है प्रमोशन एंड मोनेटाइजेशन। प्रमोशन का मतलब अपनी रिसर्च को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी रीडिंग्स रख सकते हैं, डिस्कशंस रख सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में आप जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में सबमिशंस कैसे होती है। और अगर आपकी रिसर्च का आइडिया बहुत ही ज़्यादा कोई रियल वर्ल्ड इशू को सॉल्व कर रहा है, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसकी कुछ मोनेटाइजेशन वैल्यू भी हो जाती है, यानी समबडी कैन पे यू मनी फॉर योर रिसर्च, फॉर योर आइडियाज टू मेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, कि उसमें कुछ वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू जिसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल सकता है। उस पर भी बात करेंगे एंड में। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 3 स्टेप्स हैं, जो 3 मोटे मोटे स्टेप्स हैं, इन 3 मोटे स्टेप्स को आप 10 पार्ट्स में बांट सकते हैं और 10 पार्ट्स के अंदर पूरा आपका रिसर्च पेपर बढ़िया तरह से तैयार हो जाएगा। इनके अंदर और फर्दर सब डिविजन होते हैं, क्या क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, इत्मीनान से वीडियोस में बात करें। बहरहाल दोस्तों, ये तो बड़ी बुनियादी और बेसिक बातें हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वन ऑन वन लाइव क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको रिसर्च राइटिंग की और डिटेल्स हर एस्पेक्ट पे पर्सनली गाइड और मेंटर कर सकूं, तो डू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग माय पेड मेंटरशिप क्लासेस, जिसके अंदर मैं रिसर्च राइटिंग एक पूरा वेल क्यूरेटेड कोर्स पढ़ाता हूं। इसका एक बैच ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, उनको बहुत ज़्यादा मदद हुई, क्योंकि उसके अंदर मैं पर्सनली उनको गाइड कर पाता हूँ, उनकी अपनी जो रिसर्च चल रही है लाइफ में उस पर एडवाइस ऑफर कर पाता हूँ, अपने रिसर्च पेपर अनपब्लिश्ड वर्क्स उनके साथ शेयर करता हूँ। और एक्चुअली में बात करते हैं कि अगर रिसर्च टॉपिक चुना जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अभी अकेडमी में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशंस क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो अगर आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जुड़ना चाहते हैं हमारी क्लासेस के साथ, तो उसका एक पूरा शेड्यूल, जो डिटेल्ड शेड्यूल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इत्मीनान से घर जाइए, वीडियो खत्म करिए, पूरी वीडियो देखिए और एंड में जाकर उस शेड्यूल को चेकआउट करिए। पूरा शेड्यूल अवेलेबल है, इत्मीनान से देखने के बाद फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। उसके क्लासेस ज्वाइन करने के लिए गूगल लिंक का फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप रजिस्टर करिए अपने आप को। उसके बाद झटपट हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, विल कांटेक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप, ऐड यू टू आवर ग्रुप, सजेस्ट सम रीडिंग्स, आपके साथ हम अपनी रिकमेंडेड रीडिंग्स भी शेयर करेंगे, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पर आपकी तैयारी हो पाएगी रिसर्च राइटिंग करने के लिए, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शेड्यूल चेकआउट करिए और उसके बाद गूगल फॉर्म पे जल्दी से रजिस्टर करिए, नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जहां तक क्लास की बात है तो मुझे लगता है आज हमें यही रुकना चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम सीधा बात स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज रिसर्च टॉपिक। और उससे पहले मैं दो चीजों पर बात करूंगा, एक रिसर्च क्या होती है, और हम डेफिनेशन समझते हैं, मूड समझते हैं, इंटेंट समझते हैं, रिसर्च राइटिंग असल में है क्या, बेसिकली आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ रिसर्च करने के 1-2 साल में होते हैं, कर रहे होते हैं, रिसर्च छपा चुके होते हैं, पर उनको यही पता नहीं होता कि रिसर्च होती क्या, उसका मूड क्या है, उसकी नीयत क्या है, उस फॉर्म और जॉनर का पावर क्या है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च क्या होती है, दूसरी बात करेंगे रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिसर्च राइटिंग अगर आप ये क्लासेस ले रहे हैं या पेड मेंटरशिप क्लास भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका हक बनता है जानने का कि उससे होगा क्या, क्या यूजेबिलिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, न सिर्फ लिटरेचर में बल्कि अलग बाकी की फील्ड्स में भी क्या यूजेबिलिटी है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, सीखे तो क्यों सीखे, वाई शुड बी एक्चुअली केयर अबाउट इट। मैं उसका भी आपको आंसर दूंगा और बहुत यूजेबल है, ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स में बल्कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी जरूरी होता है, सिलेबस का हिस्सा होता है। तीसरा, हम सीधा बात करेंगे रिसर्च टॉपिक पे, क्या क्या रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या रेलेवेंट है, किन किन टॉपिक्स पे आप काम कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल लेकर हम आगे काम करेंगे। यानी मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा, एक रिसर्च टॉपिक को चुन लूंगा और पूरे प्रोसेस को आपको उसी के थ्रू समझाऊंगा कि अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो कैसे करेंगे, उसी पर बात होगी। जहां तक आज की वीडियो की बात है, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, कुछ आपके सवालों को सुकून और तसल्ली और जवाब मिले होंगे। बाकी जल्दी मेरे चैनल पर फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा, अभी के लिए इजाजत दीजिए।